हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। आज हम आए हैं अपना ये साइंस का टॉपिक लेकर के, जिसमें हम अपना क्वेश्चन करने वाले हैं। आ जाइए, जल्दी से आप लोग लाइव हो जाइए, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, देख लीजिए। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं। आप पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, इसको आप लोग पढ़िए तब तक। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए क्या है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो आप आशा करते हैं आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर, जो सही आंसर है हमारा, तो बाबू क्या है इसका ऑप्शन नंबर ए है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसका ऑप्शन सही ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है, जिसके कारण से बर्फ़ के दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। प्राय तेज़ आंधी आने से फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं। फूस मतलब समझ रहे हैं, जो गांव में ये जो छप्पर होती है, ये छप्पर की जो होता है ये उड़ जाता है। क्योंकि देखिए इसमें पूछा गया क्यों उड़ जाता है, क्योंकि छत का आकार जटिल होता है, छतें कस कर बांधी नहीं होती, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, फूस की छत तेज वायु से स्वतः उड़ जाती हैं। ऐसा नहीं है, फूस की छत जो आपकी छप्पर होती है वो तेज वायु से खुद ही उड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसका जो हवा जब दाब ज़्यादा पड़ता है तब जाके उड़ती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, आशा करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही है क्या आपका, सी। इसका सी है। सी क्यों है, देखिए छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु, छत के ऊपर जो बहती है, जैसे आंधी आती है तो छत के ऊपर भी वेग उसका बढ़ा, वायु सतह पर दाब उत्पन्न करती है, जो उसके ऊपरी सतह पे है उसको दाब उत्पन्न कर देती है, तथा छत की निचली सतह दाब सामान्यतः, जो नीचे होता है दाब सामान्यतः, इसलिए इसका छत मतलब ये नहीं उड़ती है। समझे बाबू। देखिए अब चलती है तीसरे क्वेश्चन पे, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें करना है क्वेश्चन। रेल की पटरी के नीचे, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो रेल की पटरी होती है हमारी, जो ब्रॉड गेज, नैरो गेज, ये करके हमारी जो आती है, हमारी जो रेलवे की जो पटरी होती है, इस पर क्या नीचे जो एक, जैसे पटरी हमारी सीधी जा रही है, इसको देखेंगे आप, एक इसको लगाया जाता है नीचे सपोर्ट के लिए, चौड़ा चौड़ा सा एक जैसे पोल जैसा लगा होता है, जैसे कंक्रीट का बना रहता है चौड़ा सा, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला पोल होता है उस तरीके से बना होता है। आपने देखा होगा ऐसे, जैसे ये पटरी जा रही थी, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है। पहले में लक्कड़ का चलता था पहले टाइम पे, अब लक्कड़ महंगा हो गया इसलिए नहीं मिलता, इसलिए अभी कंक्रीट का ही बना देते हैं। ये आसान होता है और काफ़ी अच्छा भी होता है, लक्कड़ से पीछा काफ़ी अच्छा भी होता है। तो ये क्यों बनाया जाता है, इसका रीज़न बताइए, ये पूछा गया आपसे। इसका देखिए ये क्यों बनाए थे, वह झटकों को अवशोषित कर सके, फिर पटरियों की तरीके से लगने लगे, पटरियां समांतर बनी रहें, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। देखिए इसका ऑप्शन आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि जो रेलगाड़ी होती है हमारी, जो इसका इंजन होता है काफ़ी भारी लोडेड होता है, उसका जो उसके ऊपर भार भी ज़्यादा होता है, तो उसका पटरी उसकी पहिया आपने देखी होगी बहुत पतली होती है। अगर उतना ज़्यादा सपोर्टेड ना बनाया तो ज़मीन में धंस जाएगा और चल नहीं पाएगा। इसलिए रेल का जो भार होता है, रेल के द्वारा जो लगाया गया दाब है वो, ताकि हर जगह पर बट जाए, तो इसीलिए दाब कम करने के लिए ये लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। रेल द्वारा लगाए गए दाब को कम करने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन 4, चौथा प्रश्न आपका क्या है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि, अब देखिए पहाड़ों पर व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई चढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है,
ऑप्शन सी जो हमारा है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। देखिए, आप जितना ही ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे पृथ्वी तल से जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही ये जो हमारे नाक से, कभी कभी मुँह से भी खून आ जाता है, वायुमंडलीय दाब। क्योंकि हमारे शरीर पे जब धरती पे, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, जब तक हम धरती पे हैं तो हमारे शरीर पे एटमॉस्फेरिक दाब होता है जो लगा रहता है हमारे ऊपर, और गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हमें पृथ्वी की तरफ खींचे रहता है, और ऊपर से जो वायुमंडलीय दाब होता है वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाया रहता है, जिसके कारण से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उस हिसाब से एब्जॉर्व करके चलता रहता है। और जब हम पहाड़ों पे एकाएक चले जाते हैं, वो सबको पहाड़ी एरिया में रहने वाले इंसान को नहीं होगा। जो कुछ लोग मैदानी भाग से अगर पहाड़ी में जाते हैं एकाएक, और शरीर से कमज़ोर है, तो हो सकता है उनके साथ ऐसा होता है, सबके साथ नहीं ऐसा होता है, घबराइएगा नहीं आप लोग। देखिए, ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि भाई, इसका रीज़न बताइए क्यों। ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में कमी आती है। दूसरा ऑप्शन डी, थोड़ा तेज चलेंगे। ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब में वृद्धि हो जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब अपरिवर्तित रहता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आप लोग आंसर अपने मन में सोच लिया कीजिए, आप लोग खुद चेक करिए कि आपका क्वेश्चन कितना आप कर पा रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है। क्योंकि हर इंसान सोचता है हमारी तैयारी अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हम कितने तैयार हैं पेपर के लिए। तो आप लोग अपने खुद से ईमानदार बनिए, है ना, कि हमें बताइए। आज जितना क्वेश्चन आपका सही होता है कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि हाँ, हमने इतना क्वेश्चन हमारा खुद से हमने किया, सही है हमारा इतना क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो आप लोग का सहयोग हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका देखिए आंसर इसका क्या होने वाला है। देखिए, यही चीज़ है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में कमी आती है। देखिए, जैसे मनुष्य हुआ है, कोई सा भी चीज़ हो, जो अगर धरती पे, जैसे जो एटमॉस्फेयर जो धरती पे हमारी धरती की सतह पे है, वो जो दाब है वो उसी हिसाब से बनाया जाता है, कोई भी चीज़ बनाया जाता है। और जब उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ पे दाब में कमी आएगी, जो वायुमंडलीय दाब है वहाँ पे कमी आएगी। तो वहाँ पे जब वायुमंडलीय दाब में जब कमी आती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वायुमंडलीय दाब में कमी आती है तो वहाँ पे वो लोग मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र के कहीं भी अपने जाने लगते हैं। सोचिए, आप किसी चीज़ को कैद कर रखे हैं, अगर वो कहीं खुला पाएगा तो बाहर ही अपना स्वतंत्र होकर घूमेगा, अपना निकल जाएगा कहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फाउंटेन पेन की स्याही होती है, ये जो एटमॉस्फेरिक दाब के कारण उसमें रुकी रहती है। जैसे ही वहाँ पे जो ऊपर जाती है तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और ये लीक कर जाती है, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा। अगर द्रव्यमान वही रहे, त्रिज्या में कमी होगी, देखिए जब इसकी त्रिज्या में कमी होगी तो क्या होगा वहाँ पे, जब त्रिज्या में इसकी कमी होगी तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे दे रखा क्या, ऑप्शन ए, ½ % बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, ½ % कम होगा, 2% कम होगा। देखिए फिक्स है, कम होगा या बढ़ेगा, तो इसमें कितना होगा, 2% बढ़ जाएगा। इसका हम कभी, देखिए कभी वक्त रहेगा तो इसको हम विस्तार से पूरा बताएंगे कैसे क्या होता है। 2% बढ़ जाएगा, इतना फिलहाल के लिए भी जान लीजिए कि कभी इसको इतना लॉजिक से याद रख लीजिए कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, द्रव्यमान में तो कोई चेंज आना नहीं है, उसकी त्रिज्या में अगर कमी होगी, त्रिज्या कम हो जाएगा, त्रिज्या में कमी होगी तो उसका जो जी का मान होगा वो बढ़ जाएगा। समझे, त्रिज्या जितना कम त्रिज्या होगी उतना ज़्यादा द्रव्यमान उसका जी का मान अधिक रहेगा, और जितनी ज़्यादा त्रिज्या होगी उतना ही जी का मान कम रहेगा। समझे आप, इतना जान लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊंचाई की जगहों पर, जैसे मान लीजिए पहाड़ी इलाकों में, सीधे ऐसे कह रहा है पहाड़ी इलाकों में पानी क्यों 100 डिग्री के नीचे ही उबल जाता है। देखिए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने के लिए बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है आपका, आप लोग खुद से दिमाग लगा लीजिए अपने, हम आशा करते हैं आपने आंसर अपने मन में सोच लिया होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब
वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। वायुमंडलीय दाब जो कम हो जाएगा तो पानी आसानी से उबल जाएगा। प्रेशर जब नहीं रहेगा किसी चीज़ का तो जल्दी से उबल जाएगा। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, साबुन के बुलबुले के अंदर, देखिए ये क्वेश्चन भी सही है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। अब बताइए, इसको आप थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। इसको देखिए, साइंस क्या है ना, आपके अगल बगल आसपास आपसी परिवेश का ही एक भाग है। इसको आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो आप आंसर आराम से दे देंगे। कभी रटिए मत, लॉजिक से याद रखिए, उसको समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, पेपर में कभी नहीं भूलोगे आप। देखिए इसका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। देखिए जो साबुन का बुलबुला होता है, साबुन के अंदर बुलबुले जो बनते हैं, उसके अंदर का जो दाब होता है वो क्या ऐसा होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर जो फट रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर दाब अधिक होगा तभी तो फटेगा। मान लीजिए अगर कोई टायर है, कभी देखा होगा रोड पे आप चलते हुए कोई टायर साइकिल उसका फट जाता है तो उसके अंदर जो दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक है तभी तो फट के बाहर वो गैस निकल रही है, उसके अंदर से जो एयर है निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जो बुलबुला होता है उसके अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब होगा तभी वो बाहर फूट जाता है, जो बुलबुला होता है तभी फूट जाता है वो। ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 9, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। देखिए हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी घर्षण की कमी के कारण, ऑप्शन सी अपेक्षित वेग के कारण, ऑप्शन डी घर्षण की अधिकता के कारण। घर्षण की अधिकता के कारण फिसलेंगे कभी आपने सोचा है नहीं ना। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, इसका ऑप्शन क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई फिसलता है, नहीं फिसलता है। घर्षण की कमी के कारण, बताइए घर्षण की, ये जो ऑप्शन सी है ये ऊपर नीचे हो गया है, देख लीजिएगा, जहाँ पे घर्षण की कमी होगी वहीं पे आदमी फिसलेगा। अपेक्षित वेग के कारण ऐसा नहीं है, ये भी गलत है आपका, ये जो अपेक्षित वेग है ये भी गलत है। घर्षण की अधिकता के कारण यहाँ से तो आदमी फिसल ही नहीं सकता। जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो लिखा है, लेकिन है ये दूसरे नंबर पे, ये बाय मिस्टेक हमसे टाइपिंग में गलती हो गई है। तो घर्षण की कमी के कारण होता है, घर्षण की कमी के कारण जो है आदमी फिसलते हैं, मतलब सड़कों पर, दलदली सड़कों पर आदमी फिसलते हैं। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश करें लेकिन समझाने के चक्कर में हो जा रहा है लेट थोड़ा सा। 10वां नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का द्योतक है। द्योतक मतलब संकेतक है, किस बात का द्योतक है, मतलब ये संकेतक है। अगर किसी मतलब कभी भी अगर बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो इसका किस चीज़ का है। देखिए ये गर्म मौसम का, ये तो कोई नहीं है, ये गर्म मौसम, ऑप्शन ए गर्म मौसम, ऑप्शन बी सर्द मौसम, ऑप्शन सी आंधी या झंझावत की संभावना, ऑप्शन डी शुष्क मौसम। ऐसा नहीं है, अगर एकाएक गिरता है, कभी आपने अपने आसपास देखा होगा कि एकाएक जैसे हवा चल रहा है नॉर्मली, एकाएक हवा रुक गई, अब कुछ नहीं, एकाएक लगता है कि आपको खमस उमस टाइप में होने लगता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, और उसके कुछ देर बाद देखते हैं आंधी आती है। ये क्यों होता है, ये आंधी का संकेतक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये आंधी या झंझावत, झंझावत मतलब कहीं कहीं झंझावत आंधी को ही कहते होंगे, हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे आंधी कहा जाता है, उसका संकेतक है। ठीक है बाबू। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। एक हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा है, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ, तो पृथ्वी तल से छोड़ा जाता है। सीधी बात समझिए, गुब्बारा है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और वो पृथ्वी तल से अगर छोड़ा जाता है वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए गुब्बारे के अमाप में कमी होगी, गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका प्रकार का आकार में हो जाएगा, गुब्बारे का अमाप में वृद्धि होगी, गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान रहेगा। देखिए गुब्बारे, इसमें देखिए क्या होगा, जब जो हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा है जब ये जाएगा आसमान में, जितनी ऊंचाई पर जाएगा
तो जब उसमें अंदर वहाँ ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर ज़्यादा मिलने के कारण उसके क्या है, गुब्बारे के जो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी, गुब्बारे के अमाप जो उसका आकार होगा उसमें वृद्धि होगी। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग क्वेश्चन अपना कर ले रहे होंगे। अब ईमानदारी से आंसर दीजिएगा कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितना गया। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए आइए क्वेश्चन पे। समतल की अपेक्षा, वो क्वेश्चन नंबर 12, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। अब देखिए नॉर्मली बात है, जब आप ऊंचाई पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत होती है। देखिए ऑप्शन देखते हैं जल्दी से ऑप्शन देखते हैं। ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। देखिए जैसे ऊंचाई पर चढ़ेंगे वायुदाब घट जाएगा और ऑक्सीजन की अधिकता बढ़ती जाएगी। ठीक है। ऑप्शन बी, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। अच्छा, भारी होती है भरी नहीं जा सकती है तो गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं कहीं लिखा है। ऑप्शन सी, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आपने आशा करते हैं आंसर दे दिया होगा। ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता और बढ़ती जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि ऑप्शन ए, वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, अपने दिमाग में सोच लीजिए। आशा करते हैं आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, मतलब रनवे पे दौड़ाया जाता है, तो क्यों, इसका रीज़न बताइए। लॉजिक है, इसको लॉजिक है, बताइए। ऑप्शन ए, कार्यकारी वायु घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल अधिक करने के लिए। बताइए इसका ऑप्शन क्या है। आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तुरंत आंसर पा जाएंगे इसका। तो रनवे पे इसलिए दौड़ाया जाता है कि वहाँ पे वायुदाब बढ़े और ताकि प्रेशर बन सके नीचे, जो वायुयान के नीचे प्रेशर बन सके और ताकि वो आराम से मतलब उड़ सके जहाज़। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आपका आंसर है बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, जो इसलिए रनवे पे दौड़ा जाता है, कार्यकारी वायुदाब बढ़ जाए जिसके हवाई जहाज़ के नीचे दाब बढ़ जाए। ठीक है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। अब देखिए इसका ऑप्शन बताइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना है प्रेशर के ऊपर, ये सारा क्वेश्चन प्रेशर से लेकर रिलेटेड है। एक बार आप समझ लेंगे तो आपको दिमाग में कभी झंझट नहीं होगी। इसको आप कोशिश करिएगा, वो ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। अब बताइए आसमान में जाने पर हाइड्रोजन का भार बढ़ जाएगा? नहीं। ऑप्शन बी, वायु दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है। अब बताइए क्यों फट जाता है। अब एक जो बुलबुला वाला क्वेश्चन बताएं उसी तरीके से सेम इसका आंसर है। आप लोग आशा करते हैं दे लिए होंगे अपना आंसर, अपने दिमाग में सोच लिए होंगे। इसका आंसर जो है आपका वायुदाब घट जाता है, आंसर इसका डी है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि गुब्बारे के अंदर एक
प्रेशर लॉक है, जो प्रेशर हमने यहाँ पे दिया वो लॉक है, ऊपर जाने के बाद वहाँ पे प्रेशर कम मिलेगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर हाई है तो गुब्बारा उसे वहन नहीं कर पाएगा, इस कारण से वो फट जाएगा। इसी कारण से गुब्बारा आसमान में जाने के बाद फट जाएगा। ठीक है बाबू, आप लोगों ने इसका अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से 16वां नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा जल्दी करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, इसका आंसर जल्दी बताइए। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। प्रयुक्त पानी का वाष्प बहुत कम होता है। प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। जो प्रेशर के कारण उसका जो पानी है उसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। सूर्य, देखिए इसमें क्या कहा गया है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य का जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस विधि के कारण, सूर्य के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है वो क्यों, किस चीज़ से, किस क्रिया से जनरेट होती है, कौन सा ऑपरेशन होता है उसमें। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो बताइए, हम आशा करते हैं आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा और जल्दी से दे दिया होगा आंसर, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिलता है एवरेज में अगर देखा जाए तो बताइए, तो इसका सही आंसर क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा। अब इसका ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं, आपके संलयन ऑप्शन बी इसका सही राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सेम उसी जैसा है। सूर्य की जो ऊर्जा है ये उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन एक क्रिया है जिसके कारण हमारा जिससे आधार पर परमाणु रिएक्टर हमारा चलता है। तो ये हो गया, तो ये जो हमारा इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। ये क्वेश्चन दोनों सेम जैसे थे, बस थोड़ा घुमाया गया था सवाल को। प्रश्न संख्या 19, डायनेमो परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन आप हर बच्चे को आना चाहिए। ये क्वेश्चन डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो कहाँ होता है, जनरेटर में डायनेमो लगा होता है। डायनेमो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है, उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में, ये तो ट्रांसफार्मर काम करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये कौन करता है, मोटर कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये हमारा डायनेमो काम करता है। निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में, ट्रांसफार्मर का काम होता है। निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में अगर करता है तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में करता है कन्वर्ट, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का काम दो तरह का होता है, स्टेप डाउन, स्टेप अप। तो जैसे जब लो वोल्टेज पाता है तो वहाँ पे स्टेप अप का काम करता है, जहाँ हाई वोल्टेज पाता है वहाँ स्टेप डाउन का कर देता है। जैसे कहीं आपने देखा हो आपके गाँव में अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बाहर से, जहाँ 11,000 वोल्टेज से कनेक्ट होती है, तो गाँव में 11,000 वोल्ट नहीं दिया जाता, वहाँ पे स्टेप डाउन होता है। 11,000 वोल्ट से आपको 240 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जहाँ पे मतलब दिया जा रहा है वोल्टेज अगर ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो वहाँ पे स्टेप अप किया जाता था कि 240 वोल्ट से 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सके, मतलब कहीं भी कुछ ज़्यादा किया जा सके। आप आशा करते हैं आपने हमारी भावनाओं को समझ लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन पे करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा समझ रहे हैं ना, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को और ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। डायनेमो का काम यही होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। डायनेमो जनरेटर के आगे जो लगा होता है बड़ा सा, वही डायनेमो होता है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, अब 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश वोल्टी सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। देखिए, प्रकाश वोल्टी सेल, जो हमारा सोलर पैनल होता है उसमें प्रकाश वोल्टी सेल लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा।
प्रकाशीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। आपने देखा होगा छतों पे जो सोलर पैनल लगा था, छतों पे अब तो पीएम सौर घर ऊर्जा योजना करके एक लॉन्च किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा। तो इस तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं, योजनाएं भी हैं वो अलग है। और जो आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे, अन्य जगहों पे जहाँ बड़े बड़े प्लांट्स लगे होते हैं वहाँ पे सौर ऊर्जा का सही यूज किया जा रहा है, जिससे आप विद्युत का काम में किया जाता है। मतलब ये नुकसान ना हो, आप सही जगह पर यूज कर सकें। इसका सही ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा, ये इसी के प्रोसेस पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब आशा करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर दे लिया होगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश वोल्टेज सेल, ये मतलब सोलर पैनल कहा जा रहा है। इसका शुद्ध नाम हिंदी में दिया गया प्रकाश वोल्टेज सेल, इसको सोलर पैनल हम लोग नॉर्मली जानते हैं। तो सोलर पैनल का उपयोग किस में हो जाता है? विद्युत ऊर्जा को, मतलब ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, तो उसका, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडित ऊर्जा। इसमें बताइए क्या होगा, बताइए इसका। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिति के कारण परिवर्तन कर जाए, जो स्थिति के कारण, जो स्थिति मान लीजिए कहीं देखे होंगे स्थिति हाइट पे, कहीं ऊंची चीज़ पे ले जाएं तो उसकी स्थिति अलग हो गई। मान लीजिए किसी मीनार पे रखे हैं तो उसकी स्थिति अलग हुई, उसके अलग एनर्जी स्टोर हो जाए। स्थितिज ऊर्जा एक अलग चीज़ होती है। इसके बारे में एक जब हम कभी थ्योरी उसमें बताएंगे कभी विस्तार से, तो उसमें समझाएंगे इसकी क्या होता है स्थिति ऊर्जा, इसका क्या होता है mgh क्या होता है, हाफ पूरा बताएंगे, घबराइए नहीं इसके बारे में। अभी इसमें नहीं छेड़छाड़ करेंगे, तो जल्दी करें इसको क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। इसमें देखिए इसका क्या कह रहा है। इसमें प्रश्न संख्या 22 में निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चली हुई गोली, चलता हथौड़ा, बहता हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली में, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा है कि नहीं है इसमें? चलती हुई गोली में, इसमें गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, इसमें भी गतिज मान लीजिए किसी ने तान रखा है, उसमें भी गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, इसमें भी गतिज ऊर्जा है। अब ये जो आपकी धनुष है, खींचा हुआ धनुष, ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या होता है? ये मान लीजिए ये धनुष हो गई आपकी, किसी ने इसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। इसमें अगर आपने ऐसे खींच रखा है तो यहाँ पे स्थितिज है, जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ तक लाएगा, तो ये इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। ये धनुष बाण होता है, इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है। समझे आप? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग करते हैं जल्दी। थोड़ा स्लो हुआ होगा, लेकिन हमने समझाने का पूरा प्रयास किया था कि आपको ये क्वेश्चन दोबारा कभी ना भूले। ठीक है दोस्तों, जब प्रश्न संख्या 23 देखिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। अब बताइए जब एक चल वस्तु की, मतलब कोई चलती हुई वस्तु हो, उसकी गति अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, समान रहती है, चौगुनी हो जाती है, तीन गुनी हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जहाँ कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तुरंत ही बिना देखे समझे चौगुनी मार दीजिएगा। जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको चौगुनी कर दीजिएगा। जब किसी वस्तु की मतलब जो गति है उसको दोगुनी की जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ना, हाफ mv², हाफ mv²। जब इसकी गति को दोगुना किया जाएगा तो इसके सब में, अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो सब में 2 से गुणा होगा, तो इसके अंदर भी होगा। तो इसका जब 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो उसका 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए बताया गया है कि यहाँ पे ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चौगुनी हो जाएगी, ये इसी सूत्र पर होता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 24।
प्रश्न संख्या 24, 25 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि देखिए वीडियो लंबी नहीं करेंगे वरना बच्चे बोर हो जाते हैं। फिर और जो बचा हुआ इसका क्वेश्चन होगा किसी और वीडियो में ले लेंगे और किसी में ऐड कर देंगे। देखिए ठीक है। प्रश्न संख्या 24, सीढ़ी पर देखिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, देखिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। ये तो गलत बात है, जब चढ़ रहा है तो काम तो कर ही रहा है, कुछ तो कर रहा है। व्यक्ति देखिए ऑप्शन ए में क्या कहेगा, व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। दोनों को ऑप्शन एक ही जैसा लगता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। अच्छा, और दूसरे में क्या कह रहा है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ना, गुरुत्व, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जैसे होता है तो हाइट के लिए तो होता है, लेकिन सीढ़ी जो आपकी होती है तो सटे में ही होती है, नीचे ही होती है, एक हिसाब में होती है। तो इसलिए यहाँ पे गुरुत्व ही मानिए, गुरुत्वाकर्षण दोनों होता है, दोनों एक ही चीज़ है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज में चेंज करके दोनों ऑप्शन इसको कुछ और अलग देना चाहिए था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी को मानिए आप। देखिए जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है वो भी सही है, क्योंकि व्यक्ति जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही अगर हाइट में जाते हैं, किसी अगर ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही कार्य करते हैं हम, तो इसीलिए हमारी ऊर्जा खर्च होती है। यहाँ पे व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, दोनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन ए और बी दोनों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, एक ही इनका अर्थ भी निकलता है। ठीक है, अगर जिन्होंने ए ऑप्शन का आंसर दिया वो भी सही है, जिन्होंने बी दिया है वो भी सही है, दोनों लोग सही हैं, क्योंकि अगर आप हाइट पे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ही कार्य करते हैं, तो इसका यही सही रहेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 25 पे चलते हैं। और प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 क्या है, प्रश्न संख्या 25 क्या है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, अगर कोई साइकिल सवार है अगर कोई मोड़ पे घूमता है तो क्या करता है, वह बाहर की ओर झुकता है, नहीं गलत बात है। आगे की ओर झुकता है, नहीं गलत बात है। अंदर की ओर झुकता है, सही बात है, बिल्कुल नहीं झुकता। ये तो पूरा ही गलत है, यह तो पूरा ही गलत है। कोई भी क्यों नहीं झुकेगा भाई, बताइए। कोई साइकिल सवार अगर कोई जा रहा है तो मोड़ पे घूमता है तो वह क्या करता है, अंदर की ओर झुकता है। कभी आपने भी देखा होगा साइकिल चलाते वक्त, तो आप क्या करते हैं, अंदर की ओर झुकते हैं। जब कभी साइकिल अगर मोड़ते हैं आप तो देखेंगे मोड़ की तरफ, चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, तो आपने देखा होगा कि अपनी तरफ ही झुकते हैं, हमेशा अपने अंदर की ओर, ना कि बाहर की ओर जाते हैं, अपने अंदर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रखते थे, क्योंकि देखिए वीडियो लंबी नहीं करना है ताकि बच्चे बोर हो जाते हैं। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कुछ ही अगर हमारे बात में कोई कमी आए तो उसे बताइएगा। यदि हमारे टाइम टेकन ज़्यादा है, अगर हमने एक क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा वक्त लिया है तो उसके भी बारे में बताइएगा। एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर मान लीजिए कोई हम विस्तार से बताने में कोई कमी चूक छोड़ दें उसके बारे में बताइए। किसी चीज़ के बारे में कमेंट करिएगा, ये भी जरूर कमेंट करिएगा आपने कितना क्वेश्चन किया, कितना आंसर आपने सही दिया है। अगर आपने अच्छा खासा आंसर किया है तो आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर डालिएगा, जिससे हमें पता चल सके जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं कितना आंसर कर पा रहे हैं, कितना अच्छा अचीवमेंट कर पा रहे हैं। अगली वीडियो हो सकती है हमारी हिंदी की हो, और आप लोग सपोर्ट करिएगा। और पहली बार आए हैं, अगर देखिए पहली बार आए हैं तो हमारे पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और आगे बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। मैं गौतम सिंह आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला।